Hi everyone, welcome back to Study with Soumya. This is part 3 of our trademark series, Ground for Refusal of Trademark. In the last video, we discussed the procedure for registration and its benefits. But in real life, not every trademark gets registered. Many applications are rejected. In this video, you will understand when and why the registrar refuses a trademark. This topic is very important for your CS exams and also for practical understanding. So stay till the end, and after this video, you will clearly know why a trademark gets rejected. So let's begin with the very first topic, that is Section 9 Absolute Grounds for Refusal. सेक्शन 9 बोलता है कि कुछ टाइप के ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर ही नहीं किया जा सकता, चाहे आप अप्लाई कर दो। फर्स्ट इज मार्क डिस्टिंक्टिव नहीं है। अगर आपका मार्क अलग पहचान ही नहीं बनाता तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब लोग उस मार्क को देखकर ये नहीं समझ पाए कि ये किस ब्रांड का है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर कोई जूस के लिए सिर्फ जूस नाम रजिस्टर करवाना चाहे तो ये सभी यूज़ करते हैं, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाला मार्क। अगर मार्क सिर्फ गुड्स या सर्विसेज का काम बताता है, जैसे कि उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, पर्पस, जगह या टाइम, तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग द वर्ड स्वीट फॉर स्वीट्स, यूजिंग द वर्ड लेट्स से फास्ट डिलीवरी फॉर कुरियर सर्विस, कोल्ड मिल्क फॉर मिल्क ब्रांड, ये सब सिर्फ काम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ब्रांड नहीं बना रहे, सो दिस इज नॉट अलाउड। थर्ड इज जो वर्ड्स लैंग्वेज में कॉमन हो चुके हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रोज के बोलचाल में सब यूज करते हैं, उनको कोई अपना एक्सक्लूसिव नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द वर्ड सुपर, बेस्ट, फ्रेश, प्रीमियम, ये हर बिजनेस बोलता है, इसलिए इन पे मोनोपोली नहीं मिल सकती। बट एक एक्सेप्शन है। अगर यही वर्ड आपने इतना यूज कर लिया हो कि लोग उसको सिर्फ आपसे ही जोड़ने लगे हों, तब आप रजिस्टर करवा सकते हो। इसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस। मतलब मार्केट में प्रूफ हो कि ये नाम सुनते ही लोग आपका ब्रांड याद करें। नेक्स्ट वी हैव इज सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 विच स्टेट्स कुछ और भी स्ट्रॉन्ग रीजंस होते हैं फॉर रिजेक्शन। फर्स्ट इज पब्लिक को कंफ्यूज करे या धोखा दे। अगर मार्क देख के लोग गलत समझ जाएं तो वैसा नाम रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हर्बल नाम का ब्रांड जो केमिकल प्रोडक्ट्स बेच रहा हो, लोग सोच रहे हैं ये नेचुरल है पर है नहीं, सो दिस इज डिसेप्शन। सेकेंड इज जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। ऐसा नाम, पिक्चर या वर्ड जो किसी रिलीजन को हर्ट करे, दैट विल बी डायरेक्टली रिजेक्टेड। थर्ड इज ऑब्सीन या स्कैंडलस हो। कोई भी गंदा, चीप या शॉकिंग वर्ड यूज किया तो वो रजिस्टर नहीं होगा। लास्ट इज गवर्नमेंट सिंबल्स का गलत यूज। अगर आप नेशनल सिंबल्स, गवर्नमेंट नेम्स या स्पेशल एम्बलम्स का यूज कर रहे हो जो एम्बलम्स एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 शेप ऑफ गुड्स। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट का नेचुरल शेप ही रजिस्टर करवाना चाहते हो तो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल बॉल का सर्कल शेप, बॉल का नेचर ही सर्कल होता है, इसको ट्रेडमार्क हम नहीं बना सकते। अगर शेप टेक्निकल काम के लिए ज़रूरी हो, जैसे बॉटल का स्पेशल ग्रिप डिज़ाइन जो सिर्फ पकड़ने के लिए काम आए, तो उसको भी ट्रेडमार्क नहीं बना सकते। अगर शेप ही प्रोडक्ट की मेन वैल्यू हो, जैसे डिज़ाइनर शो पीस जिसका पूरा चार्म शेप ही हो, तो भी ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। सिंपली जो चीज़ प्रोडक्ट का बेसिक नेचर, काम या वैल्यू बन रही हो, उसको ट्रेडमार्क बना के किसी और को आप रोक नहीं सकते। नाउ लेट्स डिस्कस अ केस स्टडी, हिमालय ड्रग कंपनी वर्सेस SBL लिमिटेड 2013। द फैक्ट्स ऑफ द केस आर कि हिमालय का फेमस प्रोडक्ट था LIV52। SBL ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया LIV-T के नाम से। हिमालय ने केस फाइल करा कि LIV-T उनके ट्रेडमार्क LIV-52 का इन्फ्रिंजमेंट है। लोअर कोर्ट का डिसीजन ये आया कि लोअर कोर्ट ने हिमालय का केस डिसमिस कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि एलआईवी वर्ड जेनेरिक है क्योंकि लिवर की मेडिसिन के लिए यूज होता है, इसलिए एलआईवी सब यूज कर सकते हैं, दैट इज पब्लिकी जूरिस है। और कोर्ट ने बोला दोनों मार्क्स सिमिलर भी नहीं है। हिमालय ने अपील करी। हिमालय दिल्ली हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट का व्यू आया कि हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का डिसीजन गलत माना। हाई कोर्ट ने बोला कि अगर कोई बोलता है कि कोई वर्ड जेनेरिक हो चुका है तो उसको प्रूफ करने का बर्डन उसी पे होता है जो ये क्लेम करता है। यहाँ एसबीएल को प्रूफ करना था कि एलआईवी जेनेरिक बन चुका है, बट हिमालय के फेवर में जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे दैट वर हिमालय एलआईवी 52 यूज कर रहा था 1955 से। ट्रेडमार्क 1957 से रजिस्टर्ड था। 7 साल से ज़्यादा हो चुके थे, इसलिए सेक्शन 32 अंडर द ओल्ड एक्ट के अंदर मार्क लीगली वैलिड माना गया। हिमालय ने एविडेंस दिया कि लोग प्रोडक्ट को एलआईवी 52 बोलकर भी मांगते हैं, मतलब एलआईवी ही मार्क का मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका था। एसबीएल ये प्रूव नहीं कर पाया कि एलआईवी जेनेरिक बन चुका है, कोई सॉलिड एविडेंस उन्होंने नहीं दिया। फिर फाइनल डिसीजन में हाई कोर्ट ने कहा कि एलआईवी जेनेरिक प्रूव नहीं हुआ बल्कि हिमालय का डिस्टिंक्टिव फीचर है। एलआईवी टी और एलआईवी 52 कंफ्यूजिंगली सिमिलर हैं, इसलिए एसबीएल को एलआईवी टी यूज करने से रोक दिया गया। कोर्ट ने एसबीएल को बोला कि अपना मार्क चेंज करो जो हिमालय के मार्क से सिमिलर ना हो। सिंपल सिंपल अंडरस्टैंडिंग इस केस लॉ से जो हम ले सकते हैं दैट विल बी कि अगर कोई वर्ड आपके ब्रांड के साथ सालों से जुड़ चुका है और लोग उसी से आपके प्रोडक्ट को पहचानते हैं तो वो सिर्फ जेनेरिक नहीं माना जा सकता, और जो बोले कि वो जेनेरिक है उसको प्रूफ देना पड़ेगा। The next case law that we have is Amritpal Singh versus Lal Babu Priyadarshi 2005। एप्लीकेंट ने वर्ड रामायण को ट्रेडमार्क के फॉर्म में रजिस्टर करवाना चाहा, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड दैट इज आईपीएबी ने रामायण को रजिस्टर करने से मना कर दिया। उन्होंने रीजंस दिए। द फर्स्ट रीजन वाज लैक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस। रामायण किसी एक ट्रेडर का यूनिक नाम नहीं है। ये एक बहुत ही फेमस रिलीजियस एपिक है जो सब लोग जानते हैं, इसलिए ये किसी एक इंसान के गुड्स को दूसरों से अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। मतलब ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 के अंदर डिस्टिंक्टिव नहीं माना गया। नेक्स्ट रीजन जो आईपीएबी ने दिया दैट वाज रिलीजियस सेंटिमेंट्स। रामायण एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ का नाम है, इसको कमर्शियल प्रोडक्ट के नाम के तौर पर यूज करना लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है, इसलिए ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 के अंडर भी हिट हो गया। आईपीएबी ने एक और केस रेफर किया, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क वर्सेस अशोक चंद्र रखित 1955। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने श्री वर्ड पर बात करी थी। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि श्री हिंदू लोगों के लिए एक ऑस्पिशियस और सैक्रेड वर्ड है। लोग इसे लेटर हेड, इन्विटेशन, घर के कामों में भी यूज करते हैं, इसलिए ये वर्ड किसी एक ट्रेडर को यूनिकली रिप्रेजेंट नहीं करता। टाइम के साथ रजिस्ट्री का प्रैक्टिस बन गया कि या तो श्री को ट्रेडमार्क के फॉर्म में रजिस्टर ही ना करो, या अगर करो तो उस वर्ड पर डिस्क्लेमर लगाओ, मतलब उस पर एक्सक्लूसिव राइट नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम ये हुआ कि रजिस्ट्री का ये प्रैक्टिस इतना स्ट्रिक्ट हो गया कि सिर्फ एक पुराना ट्रेडमार्क ऐसा था जिसमें श्री बिना डिस्क्लेमर के रजिस्टर हुआ था, बाकी सब में डिस्क्लेमर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री को सब एप्लीकेशंस के साथ फेयर, यूनिफॉर्म और इम्पार्शियल तरीके से बिहेव करना चाहिए। किसी एक को स्पेशल ट्रीटमेंट और बाकी को स्ट्रिक्ट रूल या गलत और डिस्क्रिमिनेटरी होता है। सो सिंपली जो वर्ड सब लोग डेली, रिलीजियस या कल्चरल सेंस में यूज करते हैं वो यूजुअली ट्रेडमार्क बनने के लिए एलिजिबल नहीं होते, और अगर कभी अलाउ भी कर दिया जाए तो उन पर फुल मोनोपोली देना ठीक नहीं होता। नेक्स्ट इज सेक्शन 10 लिमिटेशन एज टू कलर। सेक्शन 10 बोलता है कि ट्रेडमार्क को सिर्फ किसी स्पेसिफिक कलर या कलर कॉम्बिनेशन तक लिमिट किया जा सकता है। मतलब आप जब ट्रेडमार्क अप्लाई करते हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि मेरा मार्क सिर्फ इस पर्टिकुलर कलर या कलर कॉम्बिनेशन में ही प्रोटेक्टेड रहे।
फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर किसी ब्रांड का लोगो सिर्फ पर्पल और गोल्ड कॉम्बिनेशन में फेमस है, तो वो अप्लाई कर सकता है कि मेरा मार्क सिर्फ पर्पल और गोल्ड कलर में ही प्रोटेक्टेड हो। रजिस्ट्रार या कोर्ट जब डिसाइड करेगा कि मार्क डिस्टिंक्टिव है या नहीं, तो वो इस कलर लिमिटेशन को भी कंसिडर करेगा। मतलब कलर भी एक फैक्टर बन जाता है आइडेंटिटी के लिए। सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 10 कहता है कि अगर आपने ट्रेडमार्क बिना किसी कलर लिमिटेशन के रजिस्टर करवाया, तो लॉ मान लेगा कि आपका मार्क सभी कलर्स में प्रोटेक्टेड है। लेट्स से अगर आपने कोई भी मार्क लेट्स से जीनो बिना कलर बताए रजिस्टर करवाया, और अब कोई और पर्सन जीनो का रेड, ब्लू, ब्लैक या किसी भी कलर में यूज़ करे, तो वो इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। सो इन शॉर्ट, अगर कलर स्पेसिफाई किया तो प्रोटेक्शन सिर्फ उसी कलर तक, बट अगर कलर स्पेसिफाई नहीं करा तो प्रोटेक्शन फॉर ऑल कलर्स। So that brings us to the end of this video. Today we studied the absolute grounds for refusal under Section 9, including non-distinctive marks, descriptive marks, generic words, religious and obscene marks, and also special rules about shape of goods and limitation as to color under Section 10. Now you clearly know कि सिर्फ नाम कूल होने से ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता, लॉ के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। In the next part, we will start with relative grounds for refusal under Section 11. मतलब जब आपका मार्क किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्क से क्लैश करता है। This part is also very important for CS exams. So, if you are serious about clearing CS and understanding law deeply, stay connected with Study with Soumya. Don't forget to like this video, share it with your CS friends, and subscribe so you never miss any important topic. See you in the next video.